जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाइए। यहाँ तो बैठ सकते थे आप। ये दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर बैठिए ना आप। हेलो, अरे इस पर बैठ सकते हैं ना। चार चार बैठ सकते हैं। अरे वहाँ वहाँ देखिए, वहाँ जगह है वहाँ। अरे वहाँ जगह है, वहाँ बैठिए ना। थे जो कुछ पहले चल रहे थे, फिर बाद में शुरू हुए थे हिंदी। चूंकि हिंदी की शुरुआत, प्लीज प्लीज सुन। अच्छा ठीक है। लड़िए नहीं, लड़िए नहीं। आप लोग बैठिए मैडम, मैडम बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। लोग आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं। आप लोग स्वयं शिक्षक, आप लोग स्वयं शिक्षक बनने वाले हैं और छोटी छोटी शिक्षक बनने वाले हैं, विद्यार्थी नहीं, अब तो शिक्षक बनने वाले हैं आप लोग। तो अब तो आप लोग दूसरे को समझाने के काबिल बनिए, और आपको मैं समझाऊं ये अच्छी बात नहीं है। अब आप लोग दूसरे को समझाने के लायक हो गए हैं। तो मुझे जो टास्क दिया गया है वो हिंदी मुझे पढ़ानी है आप लोग को। तो ये हिंदी को नए सिरे से शुरू, शायद इसके पहले हिंदी नहीं हुई है आप लोग की क्लास में। हाँ जी, तो उसी को शुरू करने के लिए दोनों क्लास को मिला दिया गया है, ताकि दोनों बैच एक साथ पढ़ ले। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोग भी समझते हैं कि हिंदी में खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में कुछ टेक्निकल बातें हैं, उन बातों को यदि हम अपने जहन में भर लें तो आसानी से हिंदी में 30 नंबर ला सकते हैं, क्वालिफाई मार्क्स से। हिंदी तो हमारे जब हमारे बोल रहे हैं तो राज्य भाषा ना होगा। जब हमारे बोल रहे हैं तो हिंदी हमारे रक्त में, हमारे खून में बहने वाली चीज़ है, रक्त वाहिका में हिंदी बहती है। तो हिंदी तो हमारा संस्कार है, व्यवहार है,
हिंदी में ही हम लोग 24 घंटा में लगभग हिंदी में ही काम हम लोग करते रहते हैं। मेरा काम केवल इतना है कि जो हिंदी के कुछ क्लिष्ट चीज़ें हैं उनको मैं टेक्निकल तौर पर या शॉर्ट में आपके दिमाग में डाल सकूं। बहुत चीज़ है जो पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, और उसके बावजूद भी परीक्षा के समय या परीक्षा हॉल में या ऑप्शन चुनने वक्त हम कुछ गलत चुन लेते हैं या कुछ गलत कर बैठते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि व्याकरण के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं कि वो किसी मैटर को हम पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हम डिक्टो पावर लगा के कहें कि नहीं यही इसका आंसर होगा। तो उसी दृष्टिकोण से पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप लोग तो स्वयं भी किताब पढ़ के भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है। तो चलिए, आज फर्स्ट डे है, हमारी आपकी पहली मुलाकात है। आगे बहुत सारी बातें भी होंगी, ज्ञान की ढेर सारी सौगातें भी होंगी। बस चरागों को अपने हाथों में महफूज रखिए, बहुत दूर तलक रातें भी होंगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हैं, किसी दिन खुलकर मुलाकातें भी होंगी। क्या हुआ? क्वेश्चन है? तो अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्वेश्चन पूछना आपने। अच्छा, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है कि अब बैठिए आप। पढ़ाई के दो स्तर हैं। एक स्तर है कि आप ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, और एक स्तर है कि आप परीक्षा में पास करने के लिए पढ़ते हैं। यदि आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका ज्ञान नहीं है, तो फिर आपकी उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहा। ज्ञान कम है और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको मालूम है, तो वह आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है बनिस्बत ज्ञान लेने के। तो ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान आप कितना लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। मान लीजिए 10 क्लास में हम आपको कितना ज्ञान दे पाएंगे, कितना पढ़ा पाएंगे। हिंदी कहने में छोटी चीज़ है, लेकिन जब पढ़ते हैं कोई भी विषय, जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी हो जाती है। ज्ञान एक, क्या कहते हैं उसको, समुद्र है। तो ज्ञान के महासागर से हम लोग पी लेते हैं ज्ञान रूपी एक घूंट और थूक देते हैं परीक्षा रूपी पिकदान में, और खाली अच्छा देखिए, इतने बच्चों में बैठ तो गए। सुनिए थोड़ा, यदि मुझे सुनेंगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, मेरी बातों में मजा आएगा। चूंकि मैं 38 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और उसका अनुभव का लाभ आपको मिलना चाहिए आप लोग को। लेकिन इतने बच्चों में मैं फर्स्ट नज़र में आपको पहचान गया, क्योंकि उस समय से आप तकरीबन बहुत परेशान हैं। हो गया उनको सेट हो गया। रहने ए बुआ, अरे हो गया, बैठ गए। ठीक है, थोड़ा सा तो रखिए। तो मैं कह रहा था कि एक जो प्रश्न उन्होंने पढ़ाने से पहले पूछ दिया, मैं जवाब दे रहा था उसका, कि ज्ञान अथाह सागर है। उस अथाह सागर में से हम एक घूंट, ज्ञान रूपी एक घूंट पीते हैं,
और थूक देते हैं परीक्षा रूपी पिगदान में जाके और खाली कर लेते हैं पेट, तब जाके बड़ा गर्व से कहलाते हैं आई एम ग्रेजुएट। तो ज्ञान भी हमें क्या लेना चाहिए, तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक ऋषि ने कहा था कि अनंतम शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्प अस्काले बहुविघ्नता। मतलब ज्ञान बहुत है, शास्त्र अनंत है, ज्ञान अनंत है, बहुत विद्या है, अल्प अस्काले बहुविघ्नता, उसमें भी बहुत कम समय में बहुत सारी बाधाएं हैं। तो हमें पढ़ना कैसे चाहिए? 25 साल 26 साल या 30 साल होते होते जॉब लेना है। ज्ञान तो अनंत है, पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ा जाते हैं, फिर भी हम घुटने भर में रह जाते हैं। तो हम पढ़ें कैसे कि हमारा काम भी हो जाए, कोई कंपटीशन है, परीक्षा है, निकल भी जाए, मेरा रोजी रोटी चल जाए। तो उसके लिए ऋषि ने कहा कि जलसार भूतम तदुपासनीय हंसा क्षीरम यथात्मी बात। जिस तरह दूध और पानी मिले हुए घड़े में से हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक उसी तरह जो हमारे लिए उपयोगी ज्ञान है, मान लीजिए हिंदी में बहुत चीज़ें है, लेकिन जो बीपीएससी में पूछेगा, जो हमारे टीचर के एग्जाम में जो पूछेगा, परीक्षा में जो पूछेगा, उसको यदि हम पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज्ञान लेने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि कहता है कि मैं इस धरती का सब कुछ जानता हूँ और सब सर्वश्रेष्ठ हूँ या विद्वान हूँ, तो मेरी नज़रों में वो बेवकूफ़ है, क्योंकि व्यक्ति आज तक पूर्ण हुआ ही नहीं, सब अपूर्ण है। तो हम ज्ञान वैसी करेंगे जैसे दूध और पानी मिले हुए घड़ा में से हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। हंस क्या करता है? उसकी काम की चीज़ है दूध, दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। हमारा भी वही काम है कि जो काम की चीज़ है उसको निकालिए, जो बेकार की चीज़ है उसको छोड़ते चलिए। तो चलिए हम अब ज़्यादा बात नहीं बनाएंगे, बात नहीं मैं बना रहा था क्योंकि उनके प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा था। तो अब मैं शुरू करता हूँ पढ़ाई। आप लोग तैयार यदि हैं तो मन से, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ये करेंगे क्योंकि इस पर लिखने की आदत मुझे नहीं है, हम लोग बोर्ड पर लिखते रहे हैं, पहली बार इस पर मिला है, तो कहीं यदि कुछ ये हो, अभी ज़्यादा हमको बुझने नहीं आ रहा है। अच्छा, इस नया जमाने की चीज़ है, जब हम लोग पैदा हुए थे तब कंप्यूटर भी नहीं थी, टीवी भी नहीं था, अब तो सब आ गया है। तो आइए कि इसमें हम शुरू करते हैं। पहला शब्द उठाते हैं हम संज्ञा। हर्ष, संज्ञा उठाते हैं। कोई पूछे कि संज्ञा क्या है तो क्या जवाब आप दे सकते हैं? कोई, एनीबॉडी? आप वही जवाब देंगे जो किताब में लिखा हुआ है और रट्टा जो मारे हुए हैं। मेरी नज़रों में संज्ञा को यदि समझना है तो एक शब्द में समझिए, इस संसार में सब कुछ संज्ञा है। अब आप कहेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई पूछता है संज्ञा क्या है, तो इस संसार में जितनी चीज़ें हैं जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस करते हैं, जो न भी दिखाई देती है, वो सब कुछ संज्ञा है। जो चीज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब संज्ञा है। तो संज्ञा के, अब संज्ञा समझ गए होंगे, तो उसमें व्यक्ति का नाम आप रखिए, वस्तु का नाम रखिए, जगह का नाम रखिए, जिसका भी नाम रखना है। लेकिन बहुत चीज़ ऐसी है जिसको हम देखते भी नहीं है, छूते भी नहीं है, महसूस करते हैं, वो भी नाउन है, वो भी संज्ञा है। तो एक लाइन में आप क्या समझे संज्ञा क्या है? सब कुछ संज्ञा है। इस संसार में सब कुछ संज्ञा है।
संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये भी आप जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है ऐसे नहीं, हम चाह रहे थे कि हम परिभाषा नहीं लिखाएं आपको। मैं चाहता हूं कि आपको परिभाषा में से मैं बचा दूं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आप वैसे पढ़िए, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चन जहां से पूछा जाएगा उस चीज को आप केवल देखिए बस। तो व्यक्तिवाचक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा, अब दिखाई दे रहा है, व्यक्तिवाचक। दूसरा बोलिए, जातिवाचक। तीसरा बोलिए, समूहवाचक। चौथा बोलिए, पहले हम द्रव्य ले लेते हैं, द्रव्यवाचक। और 5वां में लेते हैं भाववाचक। अभी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जैसे कोई शब्द दे दिया और आपसे पूछता है कि कौन संज्ञा है, 4 गो नीचे ऑप्शन देगा, यही ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता तो केवल हमको इतना ही सीखना है, हमको व्यक्तिवाचक क्या है दुनिया संसार के उसके चक्कर में नहीं जाना। मैं आपको केवल समझा रहा हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जो नाम है, बस एक शब्द में सीखिए। संसार में जितना नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चाहे वो किसी का भी नाम हो। आप जब किताब देखेंगे तो उसमें वो बउआ की तरह लिखे हुए है, गांव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, शहर के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दुनिया में जितना नाम है तो एक शब्द में आप सीख रहे हैं कि दुनिया में जितना भी नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपसे कोई पूछता है कि रामायण कौन संज्ञा है, रामायण, तो रामायण किसी ग्रंथ का नाम है। तो जब नाम किसी का भी हो तो व्यक्तिवाचक होगा। क्या भारत, राम व्यक्तिवाचक है, गंगा, यमुना व्यक्तिवाचक, कैंसर व्यक्तिवाचक, क्रिकेट व्यक्तिवाचक। तो नाम किसी का भी हो वह कौन संज्ञा कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो ये सभी समझाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जाति तो जानते हैं, हमारा बिहार तो जातीय पर आधारित स्टेट है। तो जाति तो आप जानते हैं कि जाति क्या, एक शब्द कोई बोलता है तो आप समझ जाते हैं कि रे ये फलने हैं, या इसी टाइप का है, या इसी टाइप का होगा। ऐसा महसूस करते हैं आप लोग? जब ही कोई पंडित जी बोलते हैं आपके फटाक भेजा में बात आ जाती है कि क्या पंडित जी का काम है और कैसा होंगे क्या। और भी बोलना मैं चाहता था लेकिन नहीं बोल पाता हूँ, छोड़िए नहीं उसको। नहीं, सबका जैसे जैसे पेशागत आप समझ रहे हैं ना, पेशागत जो ही अब कोई जाति बोलता है तो आप बहुत जाति का अपना पेशागत बिजनेस है। अब जो ही बोलता है ये तो आप समझ जाते हैं कि ये काम करता होगा, ये जात है तो ये काम करता होगा। तो बस जात का जो बोध कराता है वही जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें सबकी अपनी अपनी जाति है, मनुष्य जाति है, पशु की जाति है, पंछी की जाति है, बहुत सारे वस्तु हैं उसकी अपनी जाति है। तो जो एक वर्ग विशेष का बोध कराता है
जिसके एक शब्द सुनने मात्र से आपके जहन में वो बात आ जाती है कि ऐसी चीज होती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इसमें क्या हुआ, वर्ण जिससे लिखेंगे तो फिर झंझट है, वर्ण जिससे एक शब्द में आपको, एक शब्द में उसका स्वरूप दिखाई दे कि ऐसा होता है। बैल बोलता है कोई तो आपको समझ में आता है कि बैल क्या होता है। गाय बोलता है तो समझ में आता है कि गाय का काम क्या है। गाय का काम, गाय दूध देने वाली को कहते हैं। लड़का जो ही बोलता है तो आपको तुरंत समझ में आता है कि लड़का ऐसा होता है। कोई लड़की बोलता है तो तुरंत बात समझ में आती है कि लड़की ऐसी होती है। उसके परिभाषा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार कोई बोला कि वो लड़का खड़ा है, आप समझ जाते हैं कि कैसा होगा वो। जो ही कोई बोलता है कि लड़की खड़ी है तो आप समझ जाते हैं कि कैसी होगी। बैल खड़ा है तो आप समझ जाते हैं कि कैसा होगा। एक लाइन में बात जा रही है। मैं आपके दिमाग में भरना चाहता हूं, बस वो पढ़ने वाला रट्टा मारने वाला काम मत कीजिए। समूह में क्या होता है, समूहवाचक में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये समूह में, समूह के बिना जिसका अस्तित्व नहीं हो, मतलब जब भी हो तो समूह में हो, अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लीजिए मेला, तो मेला क्या होता है, समूह में बहुत सारे लोग हम मिलते हैं तो मेला बनता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति वहां खड़ा है, आप कह रहे हैं कि ओ भाई सब कथी के मेला लगेले हता, ऐसा होता है क्या? नहीं, मेला तभी होगा जब बहुत सारे लोग जुटेंगे। अब समाज कौन नाउन होगा, समूहवाचक। भीड़ समूहवाचक, दल समूहवाचक, संघ समूहवाचक, मंडल समूहवाचक। जहां ग्रुप हो, समाज जैसे बोले तो समाज में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। समाज में बहुत सारे लोग मिलके तब न एक समाज बनता है। तो आपको यहीं से क्वेश्चन उठाएगा कि ये पूछेगा कि मेला कौन संज्ञा है। नीचे 4 गो ऑप्शन देगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक है। अब द्रव्यवाचक में आ जाइए तो मैं इसको इंग्लिश में बताना चाहता हूं। इंग्लिश में आप जानते हो कि नाउन के 2 भेद होते हैं, कंटेबल और अनकंटेबल। तो कंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और अनकंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो द्रव्यवाचक में उसको लीजिए। इसे द्रव्य से आपको पता चल रहा होगा, चूंकि आप सारे लोग सियाने हैं, द्रव्य से पता चल रहा होगा कि जिसको नाप तौल किया जाता हो, धातु हो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जितना आपको नाप तौल वाली चीज है वो सब आ जाएगा द्रव्यवाचक में। इसको आप कह सकते हैं अनकंटेबल नाउन। थोड़ा इंग्लिश का मैं प्रयोग इसलिए कर दे रहा हूं ताकि दिमाग में रहे। और ये भाववाचक संज्ञा जो है, यह भाववाचक संज्ञा आप समझ रहे हैं कि भाव, तो भाव से क्या मतलब कि जिसको हम केवल जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, फीलिंग्स हैं, जो भाव है जिसको हम महसूस करते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा होगा। अब कोई आपसे पूछता है कि सोना कौन संज्ञा है, सोना मतलब गहना वाला, अब देखिए 1 मिनट। अब यहाँ 2 के बाद जब मैंने पूछना शुरू किया तो आप लोग डिफरेंट करने लगे, भाववाचक में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? सोना है, उसका गहना बनता है तो वो द्रव्यवाचक है। घी द्रव्यवाचक है। और पानी, दूध सब द्रव्यवाचक है। चांदी, लोहा सब द्रव्यवाचक है। द्रव्य पदार्थ, जो पदार्थ है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं,
वह द्रव्यवाचक है। भाववाचक में मैंने आपको बताया कि वह शब्द जिसको आप महसूस करते हो, दिखाई ना दे लेकिन हम महसूस करते हैं, तो जिन चीजों को हम महसूस करते हैं वो सब है भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा क्या है? हवा को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। हवा लाल है, पियर है, हरियर है, हमको दिखाई नहीं दे रही है, हम केवल महसूस करते हैं कि हवा चलती है, शरीर में हमको लगती है, तो हम महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन हवा चलते हुए किसी ने आज तक देखा नहीं। हम तो पत्ता देखते हैं हिलते हुए, हवा को तो नहीं देखते हैं। उसी तरह एक नाजुक शब्द है आप लोगों के लिए, प्यार कौन संज्ञा है? नाजुक शब्द है, तो सुगंध भाववाचक। मुझे लगता है आप लोग शॉर्टकट में समझ गए होंगे। यदि इस पर आपको क्वेश्चन 10 को दिया जाए तो आप बना सकते हैं, लेकिन अब इसको पढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा ये इसमें आप चाहते हैं कुछ ही कर देना कि यदि 2 भाग में अंग्रेजी वालों ने बांटा नाउन को, तो ये समझ लीजिए कि ऊपर से जो 3 गो है ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और ये 2 गो जो है अनकाउंटेबल है। मतलब इसमें भी क्वेश्चन होगा, मैं बिना मतलब की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें भी क्वेश्चन होता है, वो कर देता है गणनीय। ध्यान दीजिए, उतारिएगा बाद में ध्यान देता है कि इससे इतर हटके जो हम आप सिखा रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा ये है, या द्रव्यवाचक संज्ञा ये होती है, भाववाचक संज्ञा ये होती है, इससे इतर हटके वो कर देता है कि मैंने वो दे देगा और कहेगा कि गणनीय, अगणनीय, या गणित और अगणित, इस ढंग का। तो यहां आप सीधे समझिए कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक ये आपको काउंटेबल है, मतलब गणनीय है। काउंट माने गिनना, गणनीय है, और अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय, मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को बुर्बक बनाने को सोचा। उसने कहा कि टप्पू के पापा बाजार से जाके बादाम ले आइए। वो बोली कि परसों ना हम बादाम लाए हैं जी। क्यों, क्या हुआ? लावा थोड़ा सा। टेबल पर पानी रख के पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है। पीजिए चाहे ना पीजिए, दिखाइए कि यहाँ पानी रखा हुआ। आप पकड़ लिए ना, मजा हो गया। गिर जाएगा इस पर से। तो उसने बेवकूफ बनाया क्या, कहा कि जाइए बादाम ले आइए। कहा कि बादाम परसों तरसों तो लाए थे। कहा कि वो टप्पू खाता है, जानते नहीं, तो बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तो वाइफ ने कहा, पति ने कहा कि भाई बादाम तो तुरंत लाए, बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता तो सारा दुनिया बादाम खा के ही दिमाग तेज कर लेता। तो कहा कि आप नहीं मानते हैं ना? तो कहा कि नहीं। कहा कि अच्छा बताइए 1 किलो गेहूं में कितने दाने होते हैं? उसने पूछा 1 किलो गेहूं में कितने दाने होते हैं? वो बताने में असमर्थ है। क्यों? कोई बताएगा कैसे? वो तो अनकाउंटेबल है। वो अनकाउंटेबल है कि 1 किलो में कितने दाने होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। वो कहा कि ढोकला ये कहीं जवाब, ये प्रश्न हुआ। वो कुछ हाथ में बादाम रखे हुए थी, एक बादाम उसके मुंह में डाल दिया, वो चबाने लगा। फिर अब क्वेश्चन पूछती कि अब बताइए 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? झट वो बता दिया 12। कहा कि देखिए 1 बादाम खाने से कितना दिमाग भर गया। तो सच्चाई तो ये थी कि दिमाग बढ़ा नहीं। पहला क्वेश्चन उसका था अनकाउंटेबल, जिसको कोई गिन नहीं सकता है, और दूसरा क्वेश्चन जो ही 1 बादाम मुंह में डाला पूछ दिया काउंटेबल। तो केला को तो कोई भी गिन सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि गणनीय और अगणनीय यदि पूछता है तो आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक के सारे शब्द को आप गणनीय में ले जाइए,
और द्रव्यवाचक भाववाचक जितने हैं उसको आप अगणनीय में ले जाइए। इस ढंग का उसमें ऑप्शन देता है तो, अदरवाइज इस ढंग का दिया हुआ है। तो हमने शॉर्ट में आपको पढ़ाने का प्रयास किया है कि जितना नाम है वो सब व्यक्तिवाचक है, जो वर्ण का बोध कराए अर्थात एक शब्द उसका स्वरूप बता दे वह हो जाएगा जातिवाचक, और समूहवाचक जिसका समूह के बिना कोई अस्तित्व ना हो। केला तो एक गो होता है। अब जब बोलिएगा उसका घौंद, घौंद बोलिएगा, चाहे उसका वो क्या बोलते हैं दर्जन, क्या दर्जन नहीं उसको, अरे हत्था, हत्था, हत्था बोलते हैं, हत्था। तो घौंद बोलिएगा केला का, तो केला का घौंद जो है वो समूहवाचक में आएगा। हत्था बोलिएगा तो समूहवाचक में आ जाएगा, लेकिन केला जब बोलिएगा तो वो तो आपको आ जाएगा, वो जातिवाचक में आ जाएगा। केला जो ही बोलता है तो आप समझ जाते हैं ना कि केला कैसा होता है, तो समूह कैसे हो जाएगा, वो जाति हो गया, केला की एक जाति है। आम जो ही बोलता है तो आप समझते हैं ना कि आम क्या कौन बार नाउन है, बताइए आम कौन नाउन है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक? जातिवाचक है, क्योंकि आम जो ही बोलता है आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि आम ऐसा होता है। मालदा आम बोलिए, चाहे टेढ़का आम बोलिए, चाहे कन्हा आम बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात समझ में आई। उतारना है यदि तो उतार सकते हैं आप, लेकिन चलते चलते ये लास्ट करते करते हम आपको एक प्रश्न मात्र और डाल रहे हैं। हिमालय कौन नाउन है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक? व्यक्तिवाचक के पक्ष में कितने लोग हैं, हाथ दीजिए तो। सारे के सारे व्यक्तिवाचक के पक्ष में हैं। तो इसका मतलब, हाँ बोलिए, आप लोग भी व्यक्तिवाचक, तो इसका मतलब है कि एक नंबर आपका यहां कट गया, मतलब वो आपका। जाति हिमालय का क्या है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ वेरी गुड। ये समूहवाचक, पर्वत कहेंगे तो जातिवाचक में जाएगा। ये हिमालय समूहवाचक है। जरा प्लीज ध्यान देंगे इधर से, चूंकि डाइस इधर लगा हुआ इसलिए हम इधर रह जाते हैं। समूहवाचक हिमालय समूहवाचक संज्ञा है, और मैंने जानबूझ के ये पूछा क्योंकि बराबर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर हिमालय और गंगा पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो हिमालय जब भी होगा वो समूहवाचक है, क्योंकि हिमालय हम चूंकि हमारे जहन में भरा गया, चाहे इतना ज्ञान, उस ढंग का ज्ञान हमें दिया गया कि हिमालय किसी पर्वत का नाम है, नहीं, वो पर्वत श्रृंखला है। आप इंग्लिश में पढ़ो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, वो पहाड़ों का एक समूह है। दरअसल हिमालय का अर्थ जानते हैं? हिम जोर आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। तो जहां हिम अर्थात बर्फ का घर हो उसे हम हिमालय कहते हैं। तो जो आप हिमालय की चोटियां देखते हैं वो किसी एक पहाड़ का नाम हिमालय नहीं है, बहुत सारे पहाड़ मिले हुए हैं। आपके नेपाल के तराई से होते हुए चाइना के बॉर्डर और पाकिस्तान होते हुए उसका जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सब क्षेत्र हिमालय ही है, टोटल हिमालय है। तो इसलिए हिमालय यदि पूछा जाएगा तो हम कौन नाउन बोलेंगे? समूहवाचक। और गंगा पूछा जाएगा तो, गंगा पूछा जाएगा तो व्यक्तिवाचक। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए। एवरेस्ट फिर नाम हो गया पहाड़ का, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एवरेस्ट चूंकि पहाड़ का नाम है, माउंट आबू बोलिएगा तो पहाड़ का नाम है, तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। इसको यदि उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, यदि उतार लिए हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक ठीक। अब आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं, बैठिए आप। बुआ आप ही थोड़ा कर दीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। उसमें कुछ चीजें जो हैं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा ट्रिक की बात कर लेते हैं।
देखिए कभी होता है कि हम जब संज्ञा से, खास तौर पर मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए, या सर्वनाम से भाववाची संज्ञा बनाए, या विशेषण से भाववाची संज्ञा बनाए, या क्रिया से भाववाची संज्ञा बनाए। 4 ढंग से हम भाववाची संज्ञा बना सकते हैं। 4 जगह से शब्दों को लेके हम भाववाची कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिकी बात मैं ये कर दूं कि जहां आपको जिस शब्द में पन लगा हो, नहीं समझ में आ रहा है, ये कह रहे हैं कि यही कलर ठीक है। देखिए जब किसी शब्द के अंत में पन लगा हो, ता लगा हो, हाँ, या त्वा लगा हो, या आई लगा हो, या आ लगा हो। आ का मतलब मेरा है आकार से। तो आप ऐसे बनाने के लिए मैं क्या, आप बोलेंगे तो हम सबका बना के कर देंगे, लेकिन आपको हम ट्रिक दे दिए कि जब भी किसी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना हो, या फिर विशेषण से भाववाचक बनाना हो, या फिर सर्वनाम से भाववाचक बनाना हो, या फिर क्रिया से भाववाचक बनाना हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसके अंत में या तो पन होगा, या ता होगा, या त्वा होगा, या आई होगा, या आ होगा। तो अभी क्या आपने पूछा था, कौन एक लड़का क्वेश्चन पूछा, दयालुता आपने पूछा। तो जरा गौर से देखिए, दयालुता में क्या है, लास्ट में ता है। हाँ, लड़कपन, ठीक है, लड़का से लड़कपन बनेगा, बालक से बालकपन बनेगा, स्त्री से स्त्रीत्व बनेगा, नारी से नारीत्व बनेगा, मनुष्य से मनुष्यता बनेगा, मनुष्यत्व बनेगा, या मानव से मानवता बनेगा, बूढ़ा से बुढ़ापा बनेगा, ठीक है, अमीर से अमीरी हो जाएगा, गरीब से गरीबी। तो वो उसमें पंडित से पंडिताई हो जाएगा, गर्म से गर्मी हो जाएगी, ठंड से ठंडी हो जाएगी। तो उसमें कुछ शब्द इस ढंग के आपको मिल जाएंगे। अच्छा, क्रिया वाला में एक चीज, अभी तक क्रिया वाला कोई आदमी नहीं बोले, जैसे घबराना, घबराहट हो जाएगा, उसमें अट आ रहा है क्या। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना से पढ़ाई बन जाएगा, लिखना से लिखावट बन जाएगा, लिखाई या लिखावट भी ऑप्शन देखिए, लिखावट लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है, लिखावट दीजिए। तो ये थोड़ा सा ये ट्रिक आप दिमाग में रखेंगे तो काम चल जाएगा। पन, ता, त्वा, आई, आ और ई को भी रख सकते हैं। ये सब शब्द जहां दिखाई दे और उसमें रहे कि कौन संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, तो आप समझ लेंगे लड़कपन कौन संज्ञा है, तो भाववाचक में आ जाएगा। और मित्रता भाववाचक में आ जाएगा, और स्त्रीत्व भाववाचक में आ जाएगा, और पंडिताई भाववाचक में आ जाएगा, लड़ाई भाववाचक में आ जाएगा। अब रजाई हम नहीं जानते हैं, वो जो रजाई का यूज करते हैं उनसे संपर्क करें, हम कंबल ओढ़ते हैं। चलिए लिखिए, एक कुछ मैं लिखा देता हूं, लिखिए। तो
मैं यहाँ, हाँ हिमालय को किन संज्ञा दिया है? गूगल क्या बताता है? नहीं, मेरे हिसाब से हिमालय कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता है। आप हमको बताइए हिमालय जैसे एक मिनट, जैसे आपसे कोई माउंट एवरेस्ट पूछता है तो आप बताते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। एक माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। हिमालय कहाँ है हमको बताइए तो आप, हिमालय कहाँ है? हिमालय आप समझ लीजिए कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हिमालय कहते हैं। ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपके सामने डाला ताकि आप कंफ्यूजन में न रहें। इस कंफ्यूजन में आप नहीं रहिए, ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए पूरी तरह। तो सब आ जाएगा अथी में, आपको जातिवाचक में। तो क्या होगा? विद्यालय समूहवाचक में आ जाएगा। विद्यालय नहीं, विद्यालय समूह, पाठशाला। विद्यालय जो है, विद्यालय हम उसको कहते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो समूहवाचक में आ जाएगा। देखिए एक मिनट, वो जो आप हिमालय पूछ रहे हैं गूगल से जरा पूछिए तो। गूगल भी बोल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम कहाँ जाके हिमालय, किस पर्वत को हम जाके हिमालय बोले, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। पर्वतों का नाम व्यक्तिवाचक है। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे माउंट आबू व्यक्तिवाचक है, माउंट एवरेस्ट व्यक्तिवाचक है, विंध्याचल व्यक्तिवाचक है, लेकिन हिमालय व्यक्तिवाचक नहीं है। अब भैया, अब मैं क्या करूं उसको, या हमको कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया एक लाइन में। आप यदि आप हमको अनुभवी टीचर मानते हैं तो आप हिमालय को समूहवाचक में ले जाइए, और जबरदस्ती कीजिएगा तो आप व्यक्तिवाचक में ले जाइए। हाँ, हिमालय को सुमित्रानंद ठीक बोला है। सुमित्रानंद का बुक, चाहे उसका बास्की नंदन की जो किताब है, तो हिमालय को आप अंग्रेजी के कोई किताब उठा के देखेंगे तो उसमें ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, हिमालय का क्या दिया है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। तो जो ही हम माउंटेन्स मतलब पहाड़ों के ग्रुप कहते हैं, तो पहाड़ों का ग्रुप कौन नाउन होगा? समूहवाचक होगा। अच्छा चलिए, ये हम वहां लिखने में थोड़ा सा असमर्थ हैं, कुछ मैं शब्द लिखा देता हूं आप लोग को, तो लिख लीजिए। जातिवाचक से भाववाचक, मैं कुछ शब्द लिखा देता हूं। हाँ लिखिए, जातिवाचक से भाववाचक, और उसमें शब्द मैं लिखा देता हूं, वो आप थोड़ा सा देखिएगा। एक तरफ लिखिए लड़का, ऐसे लड़का, तो इधर लड़कपन अपना कर लीजिए, ठीक है ना? लड़कपन कर लीजिए, दिखने में दिक्कत होती है तो। मित्र का लिखते जाइए, हम बोलते जाएंगे, अपने साथ बनाइए। मित्र का बनाते जाइए, खुद बनाते जाइए। मित्र का मित्रता, दास का दासत्व, देव का देवत्व, मानव का मानवता। इसे बना, ये जातिवाचक संज्ञा से बना। पंडित, एगो ता तो खाली ताई नहीं होगा, पंडित लिख ला, पंडित लीजिए, पिताई कर लीजिए। और तो वाला भी तो कई एग्जाम्पल दिए ना, स्त्री दिए तो स्त्रीत्व कीजिए, नारी दिए तो नारीत्व कीजिए। कुछ अपने भी दिमाग लगाइए ना, कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, परीक्षा में बैठने वाले हैं। ये सब बनेगा जातिवाचक से। देवता,
देवता भी लोग बोलते हैं, देवत्व भी बोलते हैं, लेकिन भाववाचक जब हम बनाते हैं ना तो देवता फिर वो चला जाएगा नाउन में, जातिवाचक में, और देवत्व जो है वह भाववाचक में चला जाएगा। तो हमको देवत्व ही बनाना चाहिए, देवता वो अलग, वो फिर जातिवाचक। हाँ, अब लिखिए दूसरा पॉइंट, विशेषण से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक कैसे बनाइएगा? विशेषण से भाववाचक उसमें अभी गर्मी है तो लिखिए गर्म, तो गर्म से क्या बन जाएगा? गर्मी। सर्द से सर्दी, बूढ़ा से लिखते जाइए, बूढ़ा से अपने बनाते जाइए, बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, ये सब बनाते जाइए। मधुर से अपने बना लीजिए ना, मधुरता। और सर्वनाम से अब लिखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। मिठाई, मीठा का हो जाएगा मिठास, मिठास, मिठाई नहीं होगा, फिर मिठाई दूसरे नाउन में चला जाएगा। हाँ, नाउन हो जाएगा, मिठास होगा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या? एक शब्द में हम लिखे थे जिसको हम महसूस करते हैं। हवा हुआ, सुगंध है, गंध है, मिठास है, खटास है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा क्या लिखे? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा लिखो, लिखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो जैसे सर्वनाम ने, जैसे अपना, तो अपनापन का, अपना का क्या हो जाएगा? अपनापन, ठीक है। पराया का परायापन, पराया तो खुद है वो, परायापन, पराया से परायापन हो जाएगा निज, निजता। और स्व से स्वत्व, स्व से स्वत्व, ये चार शब्द, स्वतः नहीं, स्वत्व, स्वत्व, ये चार शब्द सर्वनाम से होंगे। स्व से स्वत्व, त्व जोड़ दीजिए ना, त्व आधा त व। अब क्रिया से लिखिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा लिखिए, हम आपको नाउन क्लियर करा के जाएंगे अभी। स्व, खुद, स्वयं। क्रिया से लिखे तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? हाँ, जैसे घबराना, तो घबराना से क्या बना सकते हैं? घबराहट। सजाना से सजावट, ठीक है। हाँ, पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, हंसाई नहीं, हंसी। मुस्कुराना से मुस्कुराहट। जो हम लोग फेमस शब्द जान ही रहे हैं, उतना हिंदी में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जान ही रहे हैं। अब मैंने हंसी का, हंसना का हंसी, मुस्कुराहट। आप थोड़ा क्लियर कंसेप्ट आप समझ लीजिए नाउन के बारे में। अभी तक जो पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। कंसेप्ट के लिए हमने बात यही करी, अभी तक हम रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर एक बार रिवाइज मैं कर दे रहा हूं। जैसा कि मैंने वहां कहा कि जातिवाचक संज्ञा या किसी सर्वनाम से भाववाचक बनाना हो, या विशेषण से भाववाचक बनाना हो, या क्रिया से भाववाचक बनाना हो, तो आपने देखा कि प्रायः हर जगह कहीं पन आया, कहीं ता आया, कहीं तो आया, कहीं आई आया, कहीं आ आया, कहीं ई आई। तो आपको बनाना नहीं है परीक्षा हॉल में, जो क्वेश्चन का मजनू में समझिए, वो खाली कर देगा कि लड़कपन कौन संज्ञा है? मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मिठास भाववाचक संज्ञा है, और स्वत्व, स्त्रीत्व सब भाववाचक संज्ञा में आ रहा है। तो केवल आपको चुनना है कि कौन संज्ञा है, चाहे वो सर्वनाम से लेके आए, या क्रिया से लेके आए, या विशेषण से लेके आए, या जातिवाचक से लेके आए।
तो केवल इतना ही चुनना और इतना ही करना। एक कवि है बड़ा फेमस, अभी देश विदेश में उस कवि का नाम ज़्यादा चल रहा है। नाम आप लोग जानते हैं, कुमार विश्वास। तो कहते कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब मैंने मुझे पूरा नहीं सुना तो ये जो दीवाना शब्द कह रहा है और पागल शब्द कह रहा है, तो एक जगह कह रहा है कोई दीवाना समझता है, कोई पागल समझता है। फिर उसी कवि का एक शेर है कि धरती धरती बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत घोर अंधेरा सूनापन है, और इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन है। तो आज जो दीवाना से दीवानापन बनाया, दीवाना से मैंने जानबूझ के इस पंक्ति की चर्चा की ताकि आप लोग ज़्यादातर इन शब्दों से बंधे रहते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि दीवाना से दीवानापन। तो दीवाना हो गया आपको जातिवाचक में, और दीवानापन हो जाएगा भाववाचक में। तो इसी से आप अपना रखते रहिएगा, दिमाग में बात रखिएगा जहां तक रह सके। अब तीसरे पॉइंट पर मैं थोड़ा सा बीच में मैं कुछ अलग से एग्जाम्पल देता हूं ताकि लगातार में आदमी थक जाता है, और बीच में यदि थोड़ा आप दीवाना कहता है, पागल समझता है में तनी चले जाएंगे तो थोड़ा सा आपको, उसको देहाती शब्द में बोलते हैं, थोड़ा सा आराम महसूस होगा, सुसुम बढ़ेगा, सुसुम वो बोलते हैं कि मेरा सुसुम बढ़ता है। तो देहाती शब्द में मतलब आराम बढ़ता है, आराम लगता है। अब एक मैटर इसमें और आता है, एक मैटर और आता है। कुछ बच्चियां हैं जिनसे मैं कटा हूं और वो भी हमसे कटी हैं, और कुछ बच्चे ही हैं हमारे सामने में आप लोग। दरअसल हमने इस टोपी के अंदर अपने बुढ़ापा को ढक के रखा हुआ है। भाववाचक को हम ये जातिवाचक से ढक के रखे हुए हैं। इसमें एक और बात मैं करना चाह रहा था कि संज्ञा का एक रूपांतरण भी होता है। तो रूपांतरण में भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो संज्ञा का रूपांतरण जब हम करते हैं इसका सहारा कम लेंगे। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये धीरे धीरे वो कहते हैं कि माना कि होता है असर बातों में, हम भी खुल जाएंगे इसके साथ 2-4 मुलाकातों में। तो आज पहली मुलाकात है इसलिए हम ज़्यादा नहीं खुल रहे हैं। तो इसके साथ हम धीरे धीरे जब खेलेंगे, आप लोग के जाने के बाद इसके साथ मैं कुछ देर खेलूँगा। तो खेलने के बाद मैं फिर कल से इसका एक्सपर्ट हो जाऊँगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो बाद अपना क्लास टाइम देखिएगा हो। तो अब थोड़ा सा सुन लीजिए। इधर का मोहल्ला यदि थोड़ा सा हमें सुन ले तो ज्यादा, मोहल्ला बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। हम भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, तो थोड़ा सा उधर के मोहल्ला वाले थोड़ा सुन लें। कौन जी? हमको उससे जरूरत नहीं है, ऑनलाइन से। हम लोग ऑफलाइन रहने वाले व्यक्ति नया ऑनलाइन में ले जाइएगा, चेहरा जो है से फ्लैश कर जाएगा,
तो फिर बुढ़ापा में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऑफलाइन ही रहने दीजिए। तो इसमें नाउन का रूपांतरण भी होता है। तो नाउन का रूपांतरण, सॉरी हम क्या अंग्रेजी बोलने, संज्ञा, सॉरी थोड़ा आदत है अंग्रेजी में बोलने की। संज्ञा का रूपांतरण भी होता है। तो संज्ञा के रूपांतरण हम 3 ढंग से करते हैं। एक तो हम लिंग से करते हैं, दूसरा वचन से करते हैं, तीसरा कारक से करते हैं। ये समझने की खाली चीज है। जैसे लिंग से करते हैं तो आप जानते हैं कि 2 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। कौन कौन लिंग होते हैं आप बताएंगे? आपको तो मालूम होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, उधर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ये हाँ, आप अच्छे हैं और सुंदर भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप गुलाब के फूल बन जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसमें समझ लीजिए। मैं छोड़ रहा हूँ, आज पहला दिन है, थोड़ा सा परिचय के दृष्टिकोण से ही मैं आ गया था। थोड़ा सा आप समझ भी लीजिए, फिर हम कल मिलेंगे तो ये होगा। ठीक है, पढ़ा रहे हैं ना, मैं अभी तो चर्चा में कर रहा हूँ ना। लिंग के आधार पर भी हम ये करते हैं। तो हिंदी में तो लिंग 2 ही होते हैं। संस्कृत वालों ने थोड़ा ज़्यादा लिंग बढ़ा दिया है, और भगवान ने भी अपनी संरचना में एक लिंग ज़्यादा ही पैदा कर दिया है। अमूमन स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, लेकिन उनको बीच में हिजरा भी पैदा कर दिया है भगवान ने। तो उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। तो संस्कृत में लिंग के 4 भेद हैं। संस्कृत में लिंग के 4 भेद हैं। हिंदी में लिंग के 2 ही भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो उसमें रूपांतर कैसे होता है कि जैसे हम कहते हैं कि लड़का जा रहा है और लड़की जा रही है, तो लड़का का लड़की हो जाता है, दादा का दादी हो जाता है, नाना का नानी हो जाता है। तो इस ढंग से नाउन का रूपांतर होता है। नाना से नानी होना ही रूपांतर है। तो नाना जी कमाते हैं और नानी बैठ के खाती है, ये इस ढंग का सेंटेंस हो जाता है। तो नाना कमाता है और नानी खाती है, तो एक पुल्लिंग हो जाता है, एक स्त्रीलिंग हो जाता है। जब इसी को हम वचन में लाते हैं, जैसे अब मैं ले जा रहा हूं कॉमन नाउन की तरफ, मैं वचन में, जैसे वचन में कि लड़के दिन भर घूमते हैं। लड़का, मैंने सिंगलर, पहले वचन में, लिंग में लीजिए। लड़का दिन भर घूमता है, लड़की दिन भर पढ़ती है। तो लड़का घूमता है, ता है लगा हुआ है, और लड़की पढ़ती है, ती है लगा हुआ है। तो यह संज्ञा का रूपांतरण कहलाता है लिंग के आधार पर। क्योंकि लड़का पुल्लिंग है इसलिए वो पढ़ता है या खेलता है, और लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए वह पढ़ती है या खेलती है या घूमती है या टहलती है। दूसरा रूपांतरण हुआ वचन के आधार पर। जैसे लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती है। वचन सिंगुलर और प्लूरल होता है। वचन क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल, मतलब सॉरी, अब मुझे अंग्रेजी में बोलने की आदत जो है वो आदत धीरे धीरे जाएगी। मैं भाषा पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो उसमें जैसे वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन हुआ कि एक व्यक्ति, एक लड़का पढ़ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है। बहुत लड़के पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। तो लड़का जा रहा है और लड़के जा रहे हैं, तो यह वचन का रूपांतरण हो। चूंकि एक लड़का था इसलिए जा रहा है, और यहाँ लड़के जा रहे हैं, बहुत सारे लड़के हो गए इसलिए जा रहे हैं या जाते हैं। ये वचन के आधार पर हो गया।
तीसरा है कारक के आधार पर। तो कारक आप पढ़े होंगे तो 8 भेद होते हैं कारक के, लेकिन हिंदी में हम का 7 ही भेद का हैं। आवाज कट रही है। 7 भेद का ध्यान रखते हैं। तो कारक के चिन्ह जब संज्ञा के साथ कारक के चिन्ह लगाते हैं तो वह कारक का रूपांतरण कहलाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप लोग तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं भाई, इतना बोल दिए। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनको कारक का चिन्ह नहीं कंप्लीट है तो मैं लिख दूं। कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे तेज बच्चे नहीं होते हैं, सब वेराइटी। जैसे ये उंगलियां हैं तो 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है, तो मैं लिख दूं यहाँ। ठीक है, बटन मिटा दीजिए। चलो रुकिए, सीखने दो हमको। कारक, कर्ता का चिन्ह हो जाएगा ने, कर्ता ने। 2 कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान, इसका हो जाएगा के लिए। और 5 में हो जाएगा आपादान, आपादान से। 6 में हो जाएगा संबंध, संबंध का के की। और 7वां है संबोधन, तो संबोधन में हो जाएगा में या पर। तो जब इस कारक में से किसी नाउन के साथ हम, जैसे राम ने या लड़का ने, लड़का ने लड़की को गुलाब का फूल दिया, इसमें चिन्ह हम हट जाएं। ये संबोधन कहां से आ गया? संबोधन ये अधिकरण होगा। एक उधर से संबोधन आप लोग बोल रहे थे, अधिकरण। और संबोधन तो होता ही नहीं है, संबोधन इसमें होने माने हिंदी में इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे हे अजी अरे हो होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अधिकरण में पर हो गया संबोधन, जो 8वां भेद है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। आपके एक क्वेश्चन होगा भी, एक क्वेश्चन होगा भी कि संप्रदान, ये जो संबोधन है, संप्रदान में संबोधन, सर्वनाम में संबोधन होता ही नहीं है। उसमें मात्र 7 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहां पर हम अति किए थे, संप्रदान छोटा कर दिए थे कि नहीं पता चले। संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर। इसमें एक थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए कि हाँ, यहाँ 2 जगह से है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। कभी कभी कारण बन जाता है क्वेश्चन का, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो करण है यह संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। और ये जो आपादान का से है, ये जुदाई, पृथक अलग करता है, जुदाई दर्शाता है। तो जहां संबंध दर्शाने की बात होगी वहां करण का प्रयोग करेंगे,
और जहां जुदाई दर्शाने की बात होगी वहां आपादान का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं मोहन से बात करता हूं तो यहां हम जुड़े हुए हैं, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसमें कभी कभी पूछता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मन कभी हो सकता है इसमें से कौन कारक है, वहां आपको चुनना होगा। आपादान कारक, करण कारक भी देगा ऑप्शन में, कर्म कारक भी देगा, आपादान कारक भी देगा, संबंध कारक भी देगा। तो वहां आपको चुनना होगा कि इसमें से ये कौन कारक है। तो जहां पृथकता होगी, जुदाई होगी, वहां बोलिए ना थोड़ा सा, आप लोग भी थके, आपादान हो जाएगा। और जहां लगाव होगा एक दूसरे से तो वहां करण से हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। बात समझिए, जैसे आप मन से पर हो, आप लोग मन से पर हो, तो मन से जब पढ़ रहे हैं तो जुड़ाव, मन से जुड़ाव हो रहा है ना। और दूसरा कह रहा है कि ये खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की से कूद जाओ तो वो अलग हो जाएगा, आपादान में चला जाएगा। हाँ, तो कभी कभी इस ढंग की स्थिति होती है। तो मैं चाहूंगा कि आज की मुलाकात मैं यहीं तक। बुआ एक मिनट, हेलो डियर डियर डियर, एक मिनट, मैं खुद छोड़ रहा हूं आपको। यदि सुनिए ना, इधर देखिए, आपको ज्यादा इमरजेंसी है तो 2 मिनट और रुक जाइए, मैं छोड़ रहा हूं, आप आराम से चल जाइए। मैंने आप लोग को प्लीज, आज मैंने आप लोग को, देखिए थोड़ा सा मजाकिया मूड में पढ़ाना मेरा नेचर है, स्वभाव है, इसलिए कभी बुला जाता हो तो आप लोग बुरा ना मानेंगे। चूंकि मैं स्ट्रेस लेके पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो लाइटली मूड में ही पढ़ाऊंगा। हंसते खेलते पढ़ेंगे तो दैट विल बी फार बेटर फॉर यू, सॉरी मैंने आपके लिए अच्छा होगा, और समझ में भी बात आएगी। और हम भी यदि 1.5 घंटा आपके साथ काम करेंगे तो हमको भी इस बुढ़ापा में महसूस नहीं होगा कि हम बूढ़े हो गए हैं। मुझे भी जवानी की कुछ अनुभूति होती रहेगी। तो ठीक है, नहीं मैं जवान हूं, कौन कह रहा है बूढ़ा? मन से मैं आप लोग के साथ हूं। तो आज की मुलाकात हमारी यहीं तक, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में एक नए एपिसोड के साथ।